नमस्कार। आज ये पंचायती राज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आरती बलूदी, राज्य नोडल अधिकारी, वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री पोर्टल एवं सीएम डैशबोर्ड आप लोगों से बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि सीएम हेल्पलाइन किस प्रकार की योजना है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आम जनता को उनकी शिकायतें, उनके सुझावों को हम लोग टोल फ्री नंबर पे दर्ज करें व उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। तो इसके लिए 1905 एक टोल फ्री नंबर है जो कि राज्य में 23 फरवरी 2019 से लागू किया गया। तो बेसिकली इस अगर योजना का मुख्य उद्देश्य पर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता की शिकायतों को इस पर दर्ज कर त्वरित गति से उसका समाधान किया जाए। और इसमें हम लोगों ने एक समय निर्धारण किया है जिस पर मैं आगे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताऊंगी। तो पहले इसमें बताते हैं कि हमने किस प्रकार इस योजना के मैकेनिज्म को या इसकी प्रक्रिया को रखा है। तो इसमें हम लोगों ने एट प्रेजेंट जो है अभी जो वर्तमान में हमारे साथ इसमें 4 प्रकार के स्तर हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें L1 स्तर, L2 स्तर, L3 स्तर और L4 स्तर। अगर यहाँ स्तरों की बात करते हैं तो L1 में हमारे ब्लॉक के अधिकारी आते हैं जो किसी विकास खंड के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से L2 लेवल पे जो अधिकारी आते हैं उसमें जैसे संबंधित जिला अधिकारी होते हैं, जो 13 जनपदों के जिला अधिकारी हैं वो हमारे इसमें L2 ऑफिसर्स हैं। साथ ही हर विभाग के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो इसके L2 अधिकारी हैं। अब बात करते हैं कि L3 अधिकारी। L3 स्तर के अधिकारी वो होंगे जो विभाग के HODs होंगे, यानी जो विभाग के प्रमुख होंगे, जो विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे, तो वो इसमें L3 के ऑफिसर्स होंगे। इसी प्रकार से लास्ट में आता है L4 अधिकारी। उसमें जितने विभाग हमारे यहाँ मैप्ड हैं उन सारे विभाग के जो सचिव होते हैं और प्रमुख सचिव होते हैं वो इसके L4 अधिकारी होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस पे 1905 में किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अब जैसे मान लिया किसी को, किसी भी आम जनता को, किसी भी नागरिक को मान लिया पानी से संबंधित समस्या है या जल से संबंधित समस्या है या अपने किसी समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी स्कीम चल रही हैं उससे संबंधित कोई समस्या है। तो मान लिया किसी गाँव में मान लिया एक विकलांग पेंशन नहीं बनती है या कोई आम नागरिक है वो विकलांग पेंशन से चाहता है और उसका बन नहीं रहा है, या विधवा पेंशन चाह रहा है और वो बन नहीं रही है, तो उसमें 1905 पे वो कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है और 24 घंटे चलता है, यानी आप कभी भी सुबह, दिन में, रात को इसमें 1905 पे आप कॉल करेंगे। ये टोल फ्री नंबर है और इसमें ये कॉल हमारे जो कॉल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 35 लोग एक टाइम पे कॉल उठाते हैं। उनमें से जो कॉल उठाएगा वो आपकी शिकायत को दर्ज कर लेंगे। तो जो हमारे कॉल एजेंट होते हैं वो उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसके बाद वो संबंधित जो L1 अधिकारी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास हर विभाग के 4 स्तर के अधिकारी इसमें मैप्ड हैं, इसमें जुड़े हैं। तो उसमें क्या होगा कि L1 अधिकारी को हम लोग जो भी उस ब्लॉक से या विकास खंड से संबंधित पहले अधिकारी होंगे उसको हम वो शिकायत मैप कर देंगे, यानी हम उसको शिकायत लिखित रूप में उसके कॉल से सुन के जो भी शिकायत कर रहे हैं उस बात को लिख के हम L1 अधिकारी को भिजवा देंगे। उसके बाद इसमें यह है कि L1 अधिकारी को हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है, यानी उसको 15 दिन में इस समस्या का समाधान ही करना है। क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि क्योंकि निचले स्तर में ही अधिकतर आम जनता को दिक्कतें होती हैं और नीचे के स्तर पर ही अधिकारी इस पे पहले समाधान करते हैं, इसलिए हमारा भी भरसक प्रयास रहता है। और जैसे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी है कि आपको L1 अधिकारी को 15 दिन देके इस समस्या का निदान करवाना होगा। इसमें क्या होता है कि जब 15 दिन में वो जो L1 अधिकारी होते हैं वो अपना निदान कर लेते हैं। इन केस इसमें मान लिया 15 दिन किसी अधिकारी ने इसको नहीं देखा या इसमें उसने किसी प्रकार का निदान किया और ये कह दिया कि वो L2 स्तर के अधिकारियों के पास जाएगा, तो 15 दिन के अंदर उसका निदान करके अपने L2 अधिकारी, यानी जो जिला स्तर का अधिकारी होता है, विकास खंड से फिर ब्लॉक स्तर से फिर जिला स्तर के अधिकारी के पास वो चला जाता है। फिर जिला स्तर के अधिकारी उसका निदान कर लेते हैं और निदान के बाद हम लोग 7 दिन उनको भी देते हैं। 15 दिन L1 अधिकारी को देते हैं और 7 दिन L2 अधिकारी को देते हैं। इस प्रकार से 21 दिन के अंदर कोशिश किया जाता है कि आम जनता द्वारा जो भी शिकायत की गई है उसकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उसको समस्या का समाधान दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि कई शिकायतें ऐसी होती हैं, जैसे कि इसमें जैसे किसी विभागीय योजना की बात हम कर लें और वो योजना का बजट या ये कहते हैं कि HOD
अध्यक्ष जो हैं उनके स्तर से किसी बात पर निर्णय लेना है। तो इसमें क्या होता है कि L2 अधिकारी उस समस्या को अपने L3 अधिकारी पर मैप कर देते हैं। L3 अधिकारी क्या होते हैं? L3 अधिकारी जो हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, यानी कुछ पावर उनके पास होती है, इसलिए 7 दिन का समय उनको भी दिया जाता है। तो अगर मान लिया L1 स्तर पे समाधान हो गया तो बहुत अच्छी बात, वो 15 दिन में समाधान करके उनको आम जनता को बता देंगे या शिकायतकर्ता को बता दिया जाता है। मान लिया L1 कहता है कि मेरे स्तर का काम नहीं है, मैंने इसमें निदान लिख दिया, इसमें सजेशन दे दिया, अब इसको L2 लेवल के अधिकारी करेंगे। उसके बाद L2 अधिकारी के स्तर पर अगर वो निदान कर दिया जाता है तो फिर वो शिकायतकर्ता को बता दिया जाता है या उसको एक मैसेज भी चला जाता है कि आपकी समस्या का निदान कर दिया गया है। तीसरी बात, कई बार L2 अधिकारी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया बजट की समस्या होता है या कोई ऐसा निर्णय होता है जो विभागाध्यक्ष के स्तर पर लिया जाता है, तो वो L3 अधिकारी के पास चले जाते हैं। L3 अधिकारी को फिर 7 दिन का समय मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने कोशिश की है कि 30 से 35 दिन के भीतर उस शिकायतकर्ता को उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। तो इस प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री योजना है ये एक तरीके से आम जनता की इस मुहिम पे जुड़ी हुई है कि अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो हमारे 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकता है और उसका निदान पा सकता है। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास जो विभाग हैं वो 53 विभाग हैं और उनके उप विभाग भी होते हैं कई विभागों के। तो इस प्रकार से 141 यानी उप विभाग 141 और पूरे विभाग 53 विभाग हुए। इस प्रकार से हमारे पास जो आज की डेट में देखा जाएगा तो हमारे पास 4000 अधिकारी इसमें मैप्ड हैं, जो कि अलग अलग स्तर के हैं, विकासखंड स्तर के, जिला स्तर के और निदेशालय स्तर पे के हर विभाग के, और साथ में सचिव स्तर के और प्रमुख सचिव स्तर के। अब इसमें कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनको हम नहीं लेते हैं। जैसे मान लिया अगर कोर्ट में मामला लंबित है, मान लिया किसी शिकायतकर्ता का मामला कोर्ट में चला गया या विभाग किसी कारणवश कोर्ट में चला गया, तो हम ऐसे मामलों को नहीं लेते हैं, क्योंकि न्यायालय की व्यवस्था सबसे उच्च होती है और सर्वोपरि होती है, इसलिए हम न्यायालय से संबंधित मामले इसमें नहीं लेते हैं। दूसरा, अन्य राज्य और अन्य राज्यों से आई हुई समस्याओं को हम लोग नहीं लेते हैं, और केंद्र सरकार की भी कुछ ऐसी समस्याएं जो केंद्र स्तर पर ही जिनका निदान हो सकता है, तो उनको भी हमारे द्वारा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तीसरी शिकायत, सूचना के अधिकार अधिनियम। अगर किसी विभाग के तहत वो ऑलरेडी सूचना के अधिकार में जा चुका है या सूचना से संबंधित हमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो हम वो मंतव्य सूचना संबंधित अधिकार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हमको आती हैं तो हम संबंधित विभाग को ही भेज देते हैं। चौथी है जो राज्य कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामला है, तो उस पर भी हम ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये जनता के लिए है और कोई अगर अधिकारी यहाँ से रिटायर होते हैं और उनका अपने सेवा से संबंधित या अपने किसी भी संबंधित उससे वो होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि ये भी मामला हम लोग इसमें ना लें। इस प्रकार से आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो आज की तिथि तक अगर मैं 2 सितंबर 2020 तक की बात करूं तो हमारे पास कुल जो है 68,000 शिकायतें 68,110 शिकायतें हम लोगों को मिली हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 30,000 के लगभग शिकायतों का हमने निदान कर दिया है संतोषजनक। जो हमने आपसे पहले बताया था कि कॉल जाती है, फीडबैक कॉल जाती है यहाँ से और पूछा जाता है, इसका मतलब हमारा जो 30,000 तक का फिगर है उसमें आम जनता हमसे संतुष्ट है कि जो भी हमारे विभाग के अधिकारियों ने L1 L2 अधिकारियों ने जो भी उनकी समस्याओं का निदान किया उससे वो संतुष्ट हैं। इस प्रकार कुछ जो इससे रेस्ट शिकायतें जैसे 14,500 के लगभग जो है अधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं, यानी जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो HOD के स्तर पर चली जाती हैं और सचिव स्तर पर चली जाती हैं, तो उन पर भी कार्रवाई विभाग के स्तर से लंबित होती हैं। तो इस प्रकार से इसका हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि हम आम जनता को इस मुहिम से जोड़ें और उनकी समस्याओं का निदान जो है 1 माह के अंदर अंदर करके उनकी दें। तो इस प्रकार से, और इसमें हमारे पास 3-4 माध्यम है जिससे आम जनता या शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों को दर्ज करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक हमने बताया कि 1905 जो कि टोल फ्री नंबर है, दूसरा हमने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल है और जिसमें कि आप जाके cmhelpline.uk.gov.in, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, CM हेल्पलाइन CMHELPLINE.uk.gov.in, ये एक पोर्टल वेबसाइट पोर्टल है हम लोगों का, जिसमें ऑनलाइन भी आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, मोबाइल ऐप
अगर किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, और आजकल क्योंकि सारे मोबाइल में नेट फैसिलिटी है, तो एक उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन, इसी के नाम पे उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905 करके एक मोबाइल ऐप है, जिसको पब्लिक अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकती है और उसके माध्यम से भी हम लोगों को शिकायत अपनी दर्ज करा सकती है। इसी प्रकार जो है हमारे पास, अब दूसरा हम बात करते हैं, ये अभी तक मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन 1905 योजना के संबंध में मैंने बताया है। अब मैं चलती हूँ कि प्रधानमंत्री पोर्टल, जिसको कि सीपी ग्राम्स भी कहा जाता है, और जो कि एक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित है। जैसे कि हमने यहाँ पे यूके-सीएम हेल्पलाइन चलाया है और यूके-सीएम हेल्पलाइन का एक पोर्टल दिया है, इसी प्रकार से भारत सरकार ने भी एक पोर्टल बनाया है जिसमें आम जनता जो है भारत सरकार से भी अपनी शिकायत को कर सकती है। अब वो भी राज्य सरकार ने यूके-सीएम हेल्पलाइन जो कि पोर्टल हमारा है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, यानी हमने भारत सरकार का जो पोर्टल है सीपी ग्राम, जिस पे भी आप लोग भी जनता और इनमें से आप लोगों ने भी कई बार उस पर अपनी शिकायतों को दर्ज किया होगा, उसको भी हम लोगों ने अपने जो राज्य सरकार का सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटरलिंक कर दिया। अब इसमें जैसे बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को शिकायत आती हैं भारत सरकार के माध्यम से, तो मैं पहले बताऊँगी राष्ट्रपति जो पोर्टल है उस पर जो भी लोग शिकायत करते हैं वो वापस हम लोगों के पास राज्य सरकार में आ जाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी शिकायतें की जाती हैं जनता के द्वारा वो भी हमारे पास आ जाती हैं। इसी प्रकार से राज्य के एक पोर्टल वहाँ पे भी दिया जाता है, उत्तराखंड पोर्टल, उस पर भी आम जनता शिकायत करती है तो हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जो कि भारत सरकार का विभाग है, उस पर भी अगर जनता शिकायत करती है तो वो शिकायत भी हमारे पास मैप हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो इस पर भी हम लोगों को आज की डेट में 48 से 50 हज़ार के लगभग उत्तराखंड की जनताओं ने इन भारत सरकार में इन पोर्टल पर अपनी शिकायत की थी, जिसमें से आज की डेट में 21 हज़ार के लगभग हम लोग समस्या का समाधान कर चुके हैं, और बाकी शिकायतों को हमने संबंधित अधिकारियों को यहाँ से संदर्भित कर दिया है। तो ये तो रही एक तरीके से सीएम हेल्पलाइन और प्रधानमंत्री पोर्टल सीपी ग्राम पोर्टल के संबंध में जानकारी। अब काफ़ी बार ये देखा गया है कि एक सीएम डैशबोर्ड भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है, और सीएम हेल्पलाइन कई बार जनता को भी और कई लोगों को भी इस पर कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सीएम डैशबोर्ड का क्या है। तो अब हम इस पर भी आपको बताना चाहेंगे कि सीएम डैशबोर्ड क्या है। बेसिकली ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना थी, और जिसको हम लोगों ने एक रूप दिया, वो एक प्रणाली हमारे यहाँ डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया सीएम डैशबोर्ड। सीएम डैशबोर्ड में आज की डेट में अगर हम कहें तो 134 विभाग जो हैं केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम या योजनाएं या मिशन या स्कीम्स कह दें वो इसमें मैप्ड हैं, और साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो चल रही हैं स्कीम्स प्रोग्राम मिशंस मोड में वो 59 हैं। और इन दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों की कम से कम 269 लगभग 269 KPI जिसे कहते हैं की इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस, यानी 259 और 60 के लगभग ऐसे इस पे इंडिकेटर हम लोगों ने सीएम साहब ने डलवाए हैं, जिससे वो हर माह में जितने ये प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के, उनकी समीक्षा कर सकें और उनके इंडिकेटर्स का प्रोग्रेस दे सकें। प्रोग्रेस में मैं प्रगति पे जाऊंगी। जैसे मान लिया अगर हम एक छोटी स्कीम की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केंद्र पोषित योजना है, और इसमें जो है बेटी और बेटा, लड़की और लड़के के सेक्स रेशियो पे, लिंग अनुपात पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हर माह देखा जाता है कि हमने हमारे पूरे राज्य में कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया और कितने बालक ने जन्म लिया। उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और हम लोगों का इसमें जैसे उद्देश्य है कि हम एक समानता लेके आएँ और लिंग अनुपात में किसी प्रकार का अंतर ना रहे। तो इसी प्रकार से कई स्कीम्स हैं ग्राम्य विकास की, और इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की, समाज कल्याण विभाग की, RD डिपार्टमेंट की, लोक निर्माण विभाग की, मतलब सभी प्रकार की स्कीम्स को माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सीएम डैशबोर्ड के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललित बोरा, CSC हेड उत्तराखंड। आज आपके सामने
डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत पंचायती राज के एक मिनट करना सॉरी भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत पंचायती राज्यों पे जो आईटी के कार्य करे जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में आज हम ग्राम पंचायत लेवल पर उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड में जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आईटी बेस्ड कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत करी है। इसके अलावा फ्री सॉफ्ट की डेटा एंट्री का कार्य भी पंचायत लेवल पर किया जा रहा है। चूँकि पंचायती विभाग के पास इस कार्य को करने के लिए जो आवश्यक कार्यबल है उसकी थोड़ी सी कमी है, जिसको पूरा करने के लिए नेशनल लेवल पर सीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें कि पंचायती लेवल पर आईटी के कार्यों को करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सीएससी के संग एक करार हुआ है, जिसमें कि संसाधनों के रूप में मैन पावर, मशीन, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें सीएससी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी कार्य पे आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड सरकार में पंचायती राज डिपार्टमेंट, आईटीडीए और सीएससी ने मिलकर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत सीएससी राज्य के करीब 662 न्याय पंचायतों के स्तर पर सीएससी केंद्र उपलब्ध करवाएगी। इन केंद्रों पे सीएससी आवश्यक कार्यबल, साथ में इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर की उपलब्धता करवाएगी। तो सेंट्रल एमओयू जो सीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के भी मध्य हुआ है, इसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य में पंचायती राज विभाग ने, आईटीडीए और सीएससी ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे उठाया है। इस कदम के अंतर्गत इन तीनों ने एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें कि यह तय हुआ है कि सीएससी एसपीवी जो है राज्य में 662 न्याय पंचायतों पर एक पंचायती राज केंद्र की स्थापना करेगी। इस पंचायती राज केंद्र को ई पंचायत सेवा केंद्र का नाम दिया गया है। इस ई पंचायत सेवा केंद्र के अंतर्गत के अंदर सीएससी एक कार्यबल के अलावा जो संसाधन आईटी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिस्टम है, प्रिंटर है, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, तो इनकी उपलब्धता भी करवाएगी। इनकी उपलब्धता करवाते हुए सीएससी ये इंश्योर करेगी कि उन कार्यबल की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएं, जिससे कि वहाँ पर सारे आईटी इनेबल्ड कार्य सुचारू रूप से चल सकें। इसके साथ ही ये ई पंचायत सेवा केंद्र के संचालन के लिए पंचायती राज सीएससी एसपीवी को एक मिनिमम धनराशि भी उपलब्ध कराएगा, जो कि पर पंचायत के बेस पर होगी। ये धनराशि सेंट्रली सीएससी हर माह में पंचायती राज विभाग से क्लेम करेगा, जो कि क्लेम करने के उपरांत पंचायती राज सभी पंचायतों के लिए ₹2,500 प्रति माह की राशि सीएससी को प्रदान करेगा। तो आइए समझते हैं कि सीएससी सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाए गए और ये एक्चुअल में होते कैसे हैं। सीएससी सेंटर के लिए हमें कोई अलग से, ये बेसिकली पीपीडी मोड के सेंटर्स हैं, इसके लिए हमें अलग से कोई सेंटर खोलने की या फिर गांव में किसी आदमी को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जिसे हम ग्रामीण स्तर उद्यमी की बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होती है कि गांव का ही एक ऐसा लड़का जिसको इंटरनेट की थोड़ी सी नॉलेज है, जो जानता है कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट सेवाएँ कैसे दी जाती हैं, इंटरनेट पर एप्लीकेशंस कैसे भरी जाती हैं, वो गांव में ही रहकर इन सेंटर्स को खोलता है, पूंजी लगाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको कई सेवाएं प्रदान करती है। उसको एक सीएससी की आईडी दी जाती है, जिसके थ्रू उसको एक पोर्टल का एक्सेस मिलता है। इस पोर्टल के थ्रू वो विभिन्न सेवाओं को, जैसे कि आप मुख्य रूप से अगर ग्रामीण अंचल पे देखें तो जो मुख्य सेवाएं ग्रामीणों को ज़रूरत होती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या फिर आपके स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके के जितने भी सेवाएं की जिनको ज़रूरत होती है, ये सेवाएं वो फिर उन ग्रामीणों को उसी सेंटर के माध्यम से दे सकता है। ये सेंटर पारदर्शी रूप में ग्रामीणों की सेवाओं को सीधे संबंधित सरकारी कार्यालय में पहुंचा देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से।
जिस सेवा जब वो सेवा निर्वाह हो जाती है तो पुनः वो उस सर्विस का सर्टिफिकेट प्रिंट करके ग्रामीणों को दोबारा प्रदान भी कर सकते हैं। अभी इसी सिलसिले में पंचायती राज, ITDA और CSC ने मिलकर एक परिकल्पना और करी है कि लगभग 670 न्याय पंचायतों पे एक परिकल्पना करी गई है कि जितने भी सेंटर्स आज हम बना रहे हैं, एक नए सेंटर जिसे हम पंचायती सेवा केंद्र बोलेंगे, इसका भी सृजन करा गया है। अगर हम राज्य में देखें अभी तो राज्य में वर्तमान में लगभग हमारे पास 6,500 कार्यरत सेंटर्स हैं, CSC सेंटर्स, जिनके माध्यम से ये सारी सेवाएं दी जा रही हैं। अभी आगे चल के पंचायती राज के संग मिलकर 670 नए केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिन केंद्रों के द्वारा पंचायत के जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं उन सब कामों को किया जा सकेगा। ग्रामीणों के लिए जितनी भी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं होती हैं, अगर हम मुख्य तौर पे इन सेवाओं का चयन करें तो जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है, या किसी की कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, करेक्टर है, और या फिर किसी का डेथ सर्टिफिकेशन है या बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, इन सेवाओं को मुख्य रूप से किसी की विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन्स हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, अपना नाम चेंज करवाना है, नया नाम ऐड करवाना है, तो ये सारी सेवाएं हम इन सेंटर्स के माध्यम से आम जन को दे पाएंगे। आम जनता को अगर हम देखें तो आम जनता को इससे कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि उसकी सरकारी विभाग पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कि उसको किसी कार्यालय में जाके किसी से मिलना नहीं है। तो किसी से मिलना नहीं है, जब उसका मिलना बंद हो गया तो यानी वो ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहा है अपनी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन किसके पास संबंधित अधिकारी को वो ऑनलाइन रिसीव होती है, तो उसको भी पता नहीं होता कि वो किसका सर्टिफिकेट बना रहा है, उससे प्रत्यक्ष रूप में तो कोई मिलता नहीं है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे खत्म होता है। गवर्नमेंट अपनी सेवाओं को पारदर्शी रूप में आम जनता को प्रोवाइड करा सकती है। ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं जो हैं, ग्रामीणों को मुख्य तरह से इसकी बहुत आवश्यकता होती है, और उसके लिए उनको जितना खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनका शहर आने जाने का खर्च, इस पर एक स्टडी भी बहुत समय पहले हुई थी, लगभग मेरे ख्याल से 2008 के आसपास एक स्टडी हुआ था, जिसमें ये आया था कि अगर एक ग्रामीण अंचल से उठ के शहर में या ब्लॉक में जाता है तो उस समय पर एक सर्विस को एक्सेस करने का लगभग 1500 रुपये उसका खर्चा आता था। अगर वो शहर जा रहा है, उसके आने जाने का खर्च है, उसके वहाँ रहने का खर्च है, और जो एक पहले दिन वो सर्विस अप्लाई करता है उसके बाद हफ्ते भर बाद दोबारा वो जाकर उस एप्लीकेशन का अगर उसने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया तो एक बार अप्लाई करने जाएगा, दोबारा उसको रिसीव करने जाता है। तो इन सबको मिला के अमूमन एक मोटा खर्च हम देखें तो एक 1500 रुपये के आसपास उसका खर्च आता था। इसीलिए इन केंद्रों की स्थापना का एक आइडिया निकल के आया कि CSC केंद्रों को स्थापित किया जाए। अब जैसे कि हम आज के समय में देखें तो गांव का व्यक्ति जब ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र चलाता है या एक CSC केंद्र चलाता है गांव में, तो वो न केवल उन गांव वालों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक आदमी को एडिशनल रोजगार भी मिला हुआ है। कई जगहों पे एक ही आदमी नहीं, वरन उनके अंतर्गत 2 या 3 लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि इसमें सेवाओं का एक पूरा बुफे होता है। मुख्य तौर पे अगर मैं इस बुफे को बांटना चाहूँ CSC केंद्रों में, तो ये सेवाएं बढ़ती हैं। पहला तो होता है B2C सर्विसेज, जिसमें बिजनेस से कंज्यूमर की सर्विसेज जाती हैं। ये सर्विसेज हम कह सकते हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज है, डिश TV रिचार्ज है, आपको किसी का बिल जमा करना है मोबाइल का, तो ये सारी सेवाएं B2C सर्विसेज में आती हैं, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर्स की सेवाएं लोगों को अवेलेबल होती हैं। इसके बाद मुख्य सेवाएं जो होती हैं वो G2C सर्विसेज होती हैं। G2C सर्विसेज में जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी का बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, तो वो ये सब सर्विसेज उस केंद्र के माध्यम से दी जा सकती हैं। इसके बाद मुख्य तौर पे CSC के द्वारा बैंकिंग सेक्टर की सेवाएं फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें इस CSC ओनर को किसी बैंक का एक BC का काउंटर भी दिया जाता है, तो वो अपने गांव में बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी चलाता है। लोगों के खाते खोलना है, उनमें पैसों का लेन देन करना है, किसी को विड्रॉल करना है पैसों का, तो ये बैंकिंग की सेवाएं भी उसे प्रोवाइड कराते हैं। बैंकिंग की सेवाओं के अलावा मुख्य फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक परिवार को सरकार चाहती है कि इंश्योरेंस और पेंशन की सेवा भी मिले। इंश्योरेंस के अंतर्गत उस परिवार को कवर किया जाता है कि वो परिवार इंश्योर्ड हो, उसको जो भी इंश्योरेंस की नीड है, मतलब एटलीस्ट उसके हर परिवार में जो कमाऊ जन है वो इंश्योर्ड रहे, ताकि कभी भी भविष्य में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो परिवार सुरक्षित रहे।
इसके अलावा हम देखें तो मुख्य तौर पे पेंशन की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, क्योंकि आज तो हम एक युवा भारत के रूप में रह रहे हैं। हमारे भारत में जो आबादी है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो यंग इंडिया का फेस है। पेंशन के अलावा सीएससी केंद्रों को हेल्थ सेंटर के रूप में डेवलप करा जा रहा है। इसके अलावा इसमें गांव में हम लोगों ने देखा कि आदमी ही मतलब मानव ही नहीं, पशुओं के लिए भी इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गांव वालों को अधिकतर परेशानी होती है कि उनके दुधारू पशु या घर में पालतू जो उनके पशु हैं उनको कभी कोई बीमारियां लग जाती हैं तो उनके लिए भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस सेंटर के माध्यम से वो अपने पशुओं के लिए भी टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा फील्ड आता है एजुकेशन का। हमारे गांव ग्रामीण अंचल में अभी भी हम देखें तो काफ़ी ऐसी सेवाएं हैं मेनली एजुकेशन के मामले में जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम अवेलेबल हैं। सीएससी सेंटर्स के माध्यम से इन सर्विसेज को मेजर फोकस किया जाता है। इवन प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है, पीएमजी दिशा जिसे हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत मेजर फोकस किया जाता है कि हर परिवार का एक व्यक्ति जो है इस कोर्स के अंदर एटलीस्ट डिजिटल इक्विपमेंट से अवेयर हो जाए। इसके अलावा हमारे ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर उन्हें सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनको किसी बैंक पीओ की तैयारी करनी है, उनको निलेट की कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम करना है, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम करना है, या फिर उनको इग्नू का फॉर्म वगैरह भरना है, तो उनको बड़ी दूर जाना पड़ता है या फिर वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है, सरकारी योजनाओं की तैयारी की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी उनको अवेलेबल करवाया गया है जिसके थ्रू वो लोग सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं कि सरकारी बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, किसी रेलवे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी भी इसमें अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा ग्रामीण अंचल पर रह के इन तैयारियों को करना चाहता है उसको एक बहुत ही नॉमिनल फीस में ये सीएससी केंद्र के माध्यम से ये सेवा उनको उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे निलेट में एडमिशन करवाना है किसी का, या फिर इग्नू के किसी ने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया था, वो अब इग्नू के माध्यम से भी या एनआईएस के माध्यम से अपना आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है ऑनलाइन कोर्सेज़ की, तो वो इनको भी ज्वाइन कर सकता है। इवन सिम्बोसिस पुणे से हम लोग का टैगअप है कि उनके सर्टिफिकेशन भी इस सीएससी के माध्यम से लोगों को अवेलेबल है। आईएमटी गाजियाबाद इसमें कंप्यूटर का एक प्रोग्राम चलाता है जिसको स्टेप वाइज बेसिस पे अवेलेबल करवाया गया है कि बच्चा अगर 3 महीने का कोर्स करना चाहे तो उसको 1 डिग्री मिल जाएगी, ट्रिपल सी की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद अगर वो उसको आगे कंटिन्यू करता है, उसको 6 महीने साल भर जाके या 2 साल जाके कंटिन्यू करता है, तो उसको पीजीडीएम की डिग्री भी उसमें अवेलेबल हो जाती है, उसको अलग से उसके लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। तो इसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड पे लोगों की काफ़ी मदद हो रही है। और सीएससी न केवल इन सब सेक्टर्स में काम करता है, बल्कि प्रधानमंत्री के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सीधे जनता तक जिनका लाभ पहुंचे, तो वो भी इस प्रोजेक्ट में मेजर कवर करे जाते हैं। इसमें जैसे मुख्य हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है जिनके माध्यम से श्रमिक भी अपनी पेंशन लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है जिसमें किसानों का पेंशन योजना लगती है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए चलती हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि में किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी सेवाएं भी हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इन सीएससी सेंटर्स के माध्यम से टाइम टू टाइम हम लोग स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स भी लोगों को देते हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अलग से स्कीम आती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका इसमें मार्गदर्शन किया जाता है, ट्रेन करा जाता है, रजिस्टर किया जाता है उनको। उसके बाद उनकी नौकरी लगाने में भी मदद करी जाती है। ये नहीं कि उनको ट्रेन करा, ट्रेन के बाद उनको छोड़ दिया, बल्कि उनकी नौकरी लगाने में मदद करी जाती है। इसके अलावा सीएससी सेंटर्स हमारे ग्रामीण अंचल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं जिनको हम स्वरोजगार के रूप में देखते हैं। इसमें मुख्य तौर पर एलईडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसके अंतर्गत गाँव में ही लोग एलईडी बल्ब बनाकर लोकल मार्केट में बेचते हैं। सीएसआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम वुमेंस हेल्थ पे बहुत काफ़ी काम कर रहे हैं। वुमेंस हेल्थ के लिए
जगह जगह पे स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट के अंतर्गत सैनिटरी पैड यूनिट्स लगाई गई हैं। इन यूनिट्स को गांव की लोकल महिला ही चलाती हैं और CSR फंड के अंतर्गत किसी वुमेन स्कूल को अडॉप्ट करके लोकल महिलाओं को वहाँ पर या छात्राओं को वो फ्री में ये पैड्स अवेलेबल करवाती हैं हर मंथ पे। इसमें हम कई बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR फंड के रूप में फंडिंग करवाकर इन महिलाओं के प्रोडक्ट को खरीद कर उन्हें स्कूल में फ्री में बंटवाया जाता है। तो इस तरीके से CSC कई सारे काम कर रहा है। अभी जो वर्तमान में CSC ITDA और पंचायती राज के द्वारा मिलके एक नए सेंटर की परिकल्पना करी गई है जिसे ई-पंचायत केंद्र सेवा केंद्र बोलेंगे। इस सेवा पंचायत केंद्र का भी उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट रूप में आम जन तक पहुंच सकें, लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकें, ये लोगों के लिए स्वरोजगार का कुछ साधन उपलब्ध करा सकें और आम जनता इन केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो। इसी उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आने वाले समय पे हमारा उद्देश्य यही है कि हम हर गांव में एक CSC सेंटर चलाएं। अभी तो हम पंचायतों को टारगेट किए हुए थे, आने वाले समय पे हम लोग हर गांव में एक CSC सेंटर चलाना चाहते हैं ताकि गांव के लोगों को सरकार से संपर्क करने या सरकार की सेवा को लेने के लिए सरकार के पीछे भागना ना पड़े, वरन सरकार उल्टा ग्रामीणों के पास आकर ये सेवाएं उनके द्वार पर दे। धन्यवाद।